अच्छा, तो अब ऐसा है कि हम आज बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं या मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट आपने जो पढ़ा था। अच्छा जी, तो अब आज हम बात स्टार्ट करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, जिस तरह से हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पर्पस क्या था, टू डिटरमिन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग दी ट्रांसमिटेंस। ठीक है, वो जो ग्राफ आपको मिल रहा था, आप उसमें देख रहे थे कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही थी तो वो पर्टिकुलर बॉन्ड्स को जो है वो शो कर रहा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, दिस वी यूज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यूज टू, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। हाँ जी, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पर्पस क्या है? दिस वी यूज टू डिटरमिन the molecular mass of an organic compound। ठीक है, देखें, इससे पहले आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, बट दैट वाज फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये दो तरह से आपके सिलेबस में है। इनिशियली जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, दैट वी यूज टू डिटरमिन दी नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, और फिर उनकी रिलेटिव अबंडेंस आपने फाइंड आउट की थी। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मास स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मास स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी आप देखना चाह रहे हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। सेकेंडली, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट के, लेट्स सपोज हमें ये मालूम, अब देखें ये मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, कि आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट कर लिया कि अल्कोहल है। ठीक है, सपोज आपको आईआर स्पेक्ट्रम से कंफर्म हो गया कि दिस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन अल्कोहल, देन फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू आपको पता लगेगा कि उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। 6 कार्बन एटम्स हैं और 5 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और देन फिर आप उसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इन एडिशन, अगर आपके कंपाउंड में कोई हैलोजन मौजूद है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन या ब्रोमीन, तो प्रेजेंस ऑफ chlorine or bromine can also be determined। ठीक है जी, तो बेसिकली आप मास स्पेक्ट्रम किस लिए ले रहे हैं? टू फाइंड आउट दी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंडली, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड। तो ये तो इसका पर्पस हो गया कि व्हाई वी आर डूइंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका हम वर्किंग प्रोसीजर किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, वो ऑल्दो हमने
आइसोटोप्स अबंडेंस के अंदर डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा जरा उसको एक दफा फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो मास स्पेक्ट्रम आई होप सबके जहन में होगा, ऑल्दो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे ग्राफ को समझने के लिए ये तरह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इस टाइप की टनल टाइप होती है मास स्पेक्ट्रम जो है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक हीटेड फिलामेंट है। इसका काम क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ठीक है, और आपने सैंपल जो है वो यहाँ से एंटर किया, लेट्स से ये आपका सैंपल है। अब मैं जस्ट इसको शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सैंपल है। अब क्या होता है कि ये जो आपके हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स दे कोलाइड विद द सैंपल मॉलिक्यूल्स। ये सैंपल के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं और इसको आयोनाइज करते हैं। तो लेट्स से इस अच्छा, अब देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या है। पहले मतलब पहले जो आपने आइसोटोप्स के लिए पढ़ा था, वहां जो आपका सैंपल होता था दैट वाज एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कार्बन लिया या हाइड्रोजन लिया या नाइट्रोजन लिया। अब जो आप सैंपल ले रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मींस ये कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इट कुड बी अ मीथेन, इथेन और अल्कोहल, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो नाउ वी हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दैट मींस के जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, वी हैव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो सैंपल जो है, आप सिंपल इसको ऐसे ध्यान में रख लें कि सैंपल इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है, लेट्स सपोज इफ इट इज अ मीथेन, तो मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये इथेनॉल है तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये इथेनॉइक एसिड है तो इथेनॉइक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे। तो आपके पास जो सैंपल है ये किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ बेटा, 5 वो रिपीट ही कर रहा हूँ मैं तकरीबन सारा। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो अब क्या है कि आपने कहा कि सैंपल जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। तो अब लेट सपोज आपका जो सैंपल है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एम से। तो एम जो है ये सैंपल है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है कि दे, यानी ये बेसिकली क्या है, दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, और इनका काम क्या है कि दे विल आयोनाइज। जी बेटा, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इनका बेसिक पर्पस क्या है, टू आयोनाइज द सैंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो आपके हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका पर्पस क्या है, आपने मॉलिक्यूल को आयोनाइज करना है। तो लेट्स सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये हिट करेंगे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे एंड वी गेट एम प्लस, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है या आयनिक फेज में चला जाएगा, ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। आपको याद हो हमने ये आइसोटोप्स के अंदर पढ़ा था कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं ये बेसिकली पॉजिटिव आयंस को रीड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये आपके एम प्लस आयंस बन गए। अब ये एम प्लस आयंस जो हैं ये ट्रेवल करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ताकि ये स्पीड अप हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सपोज यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ आपने डिटेक्टर लगा रखे हैं, ये डिटेक्टर है। तब होता क्या है कि ये मॉलिक्यूलर आयंस व्हेन दे पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो लेट्स से कि जो इनका एक्चुअल पाथ है, ठीक है, हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं कि ये एक्चुअल पाथ है। बट जब आपके मॉलिक्यूलर आयंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो दे वुड डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर एक्चुअल पाथ। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट आपस में टकराएंगी। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बस सिंपल आप ये कह लेंगे ये यहाँ पे आके हिट करेंगे, और जब ये हिट करेंगे तो आपको ग्राफ जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं दे हिट द डिटेक्टर और सिंपल हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये तो सिंपल वर्किंग है, किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात सिंपल क्लियर है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम?
ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिंपल थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमीटर काम किस तरह से करता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी बेटा, तो ये तो जो सिंपल आपने समझ लिया कि मास स्पेक्ट्रम जो है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह से काम करता है। अब लेट सपोज हम एक एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कंपाउंड है इथेनॉल, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया इथेनॉल, ये आपका सैंपल है C2H5OH। तो अब जब इसमें से आप इसको आयोनाइज करेंगे, यानी जब इस पे आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, तो ये इथेनॉल जो है ये आयोनाइज होगा एंड वी गेट C2H5OH+। ठीक है, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, आप सिंपल कहेंगे कि ये क्या बन गया, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन, प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर आयन। अब ये मॉलिक्यूलर आयन जो है ये आके हिट करता है डिटेक्टर को, बट बिफोर दैट क्या होगा कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, अब आउट ऑफ दोस 100 मॉलिक्यूल्स, दिस इज नॉट नेसेसरी के सारे आयोनाइज हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 100 में से अराउंड 80 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज हुए एंड वी गेट 80 मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, अब ये जो 80 मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये ट्रेवल कर रहे हैं इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। ठीक है, और जब ये ट्रेवल करेंगे तो ये आपस में भी टकरा सकते हैं। ठीक है, दे गेट कोलाइड विद ईच अदर, ये आपस में टकरा सकते हैं। ठीक है, या ये वॉल्स के साथ टकरा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से इनमें फर्दर ब्रेकिंग हो सकती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि बिफोर दे हिट द डिटेक्टर, डिटेक्टर को हिट करने से पहले ये जो आपके मॉलिक्यूलर आयंस हैं इनमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपल ये ध्यान में रखना है कि दीज मॉलिक्यूलर आयंस बिफोर दे हिट द डिटेक्टर, they might collide with each other, and further fragmentation occurs। ठीक है, ये आपस में टकराएंगे और उससे क्या होगा, फर्दर फ्रेगमेंटेशन अकर्स। तो अब सिंपल हम ये कहते हैं कि लेट सपोज हमारा ये इथेनॉल मॉलिक्यूल था C2H5OH। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है। अब लेट सपोज कि ये जो आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल है ये मतलब आप कह लें कि मजीद फ्रेगमेंट्स में टूटता है। अब फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मैं सपोज यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये टूटता है और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, यानी ये होमोलाइटिक फिशन होगी। तो इसके नतीजे में आपको दो फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और वो फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, C2H5। ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल बन गया प्लस OH प्लस, और लेट्स से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये OH पे रहेगा। ठीक है, तब आपके पास दो पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, एक ये फ्री रेडिकल बन गया और ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये पॉजिटिव आयन बन गया। लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही फ्रेगमेंटेशन हो, ये भी हो सकता था। ठीक है, दिस कुड आल्सो बी पॉसिबल कि ये जो आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल है ये इस तरह से टूटता कि लेट्स सपोज ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया, तो इसके नतीजे में फ्रेगमेंट्स क्या बनते, लेट्स से CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस CH2OH और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फ्रेगमेंटेशंस हो सकती हैं और जिसके नतीजे में आपको पॉजिटिव आयन और फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। अब इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की फ्रेगमेंटेशंस होंगी, बट हम इसको सिंपल इसी तरीके से ध्यान में रखेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से आपने यही ध्यान रखना है कि वी गेट अ फ्री रेडिकल एंड अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, एंड मोस्टली फ्रेगमेंटेशन होती है टू गेट द मोर स्टेबल आयंस। नॉर्मली जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन अकर्स to get more stable आयंस। यानी जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है ये छोटे आयंस में कन्वर्ट होता है, मोर स्टेबल आयंस में टूटता है। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास ये जो 80 मॉलिक्यूलर आयंस बने थे, आउट ऑफ दोज 80 मॉलिक्यूल्स लेट्स से हम कहते हैं कि अराउंड
ठीक है, तो ये फर्दर फ्रेगमेंटेशन होती है। तो अब लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये जो 80 मॉलिक्यूल्स थे, आउट ऑफ दोज 80 मॉलिक्यूल्स लेट सपोज कि आपके 70 और 50 और 60 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फर्दर फ्रेगमेंट्स में टूट गए, ठीक है, और बाकी 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूलर आयंस में गिरे। तो इस तरह से आपके कुछ आयंस जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे, कुछ रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। एक मिनट, मतलब सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से 80 जो है वो आयोनाइज हुए, मॉलिक्यूलर आयंस बने, ठीक है, और फिर ये जो मॉलिक्यूलर आयंस बने ये फर्दर फ्रेगमेंट्स में टूट गए। लेट सपोज 10 मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो इंटैक्ट, ये मतलब एज अ मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्टर को आके हिट करेंगे, और बाकी 70 जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट गए, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट गए, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो थ्योरी हो गई। अब तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें, बिकॉज अब हम ग्राफ की बात करेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, मतलब बेसिकली मास स्पेक्ट्रम में हो क्या रहा है ये सबको समझ में आ गई ये बात। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन फिर हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ किस टाइप के आएंगे। जी, ये क्लियर है सबको कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, ठीक है। मतलब आपसे ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसे पेपर में डायरेक्टली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ऑब्वियसली ग्राफ इससे लिंक करते हैं, तो इसलिए इसको इतना डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अब ग्राफ किस टाइप का मिलेगा आपको ये देखने, मतलब जब आपके ये जो आयंस हैं, ये जो मॉलिक्यूलर आयंस या फ्रेगमेंट के वाले आयंस हैं, ये जब डिटेक्टर को आके हिट करेंगे तो डिटेक्टर जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, कंप्यूटर की स्क्रीन से, और यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो अब ग्राफ किस टाइप का होगा इसका, चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये हम इथेनॉल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वाई एक्सिस पे आएगा रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, और एक्स एक्सिस पे है मास टू चार्ज वैल्यू, ठीक है। ये सेम वही एक्सिस हैं जो आपने आइसोटोप्स में पढ़े थे, ठीक है। चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम +1 है सबके ऊपर, तो इसका मतलब जो मास होगा वही मास टू चार्ज वैल्यू होगी, क्योंकि जितने भी आपके आयंस हैं, हमने जो आयंस ज्यूम करने हैं वो +1 आयंस है, ठीक है। तो जो भी मास की वैल्यू है वही मास टू चार्ज वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब लेट सपोज हम कहते हैं कि इथेनॉल का आपके पास स्पेक्ट्रम आता है, और आपको लेट से यहाँ पे इस तरह से पीक्स मिलती हैं, ठीक है। जस्ट एक रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये आपको पीक्स मिलती है। तो अब ये ग्राफ है, मास स्पेक्ट्रम है किसका, इथेनॉल का। मॉलिक्यूल क्या है, C2H5OH। अब इसमें दो चार चीजें हैं जो आपको समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे जो मोस्ट अबंडेंट पीक होगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखें एक्सट्रीम राइट पे आपको एक तो ये पीक नजर आ रही है, ठीक है। अब मेरे बनाने में ये स्टिल आप मतलब इसमें आप लोगों को ये इसकी हाइट नजर आ रही है, बट एक्चुअल में ये काफी छोटी पीक होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट पीक है एक्सट्रीम राइट पे वो ये है, ठीक है। आप सिंपल कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक ऑन राइट। राइट साइड पर जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पीक होगी ये कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन पीक, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो सबसे जो सिंपल सवाल होगा वो तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक। इसको हम बाजू का एम से रिप्रेजेंट करते हैं या बाजू में M+, ठीक है। तो आप दोनों तरह से ध्यान में रख सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि एक्स एक्सिस पर मॉलिक्यूलर आयन पीक की वैल्यू क्या होगी। इफ द कंपाउंड इज इथेनॉल, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस फॉर मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी। हाँ जी, एक्स एक्सिस क्या है, मास टू चार्ज रेशो। तो आपके ख्याल में M+ पीक एक्स एक्सिस को
कहाँ पे कट करेगी, क्या वैल्यू आएगी? जी बेटा, बेसिकली ये जो भी वैल्यू होगी ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये जो m प्लस पीक है ये आपको बताएगी कि आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। यानी सिंपल आपने देखना है कि आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है। तो लेट्स सपोज अगर ये इथेनॉल है तो इथेनॉल का एम कितना बनेगा, 12 × 2 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 प्लस 6 30, तो ये हो जाएगा 46। तो ये जो पीक आपको मिलेगी ये कहाँ पे मिलेगी, दिस वुड बी एट 46। तो द मॉलिक्यूलर मास, सिंपल ये ध्यान में रख लें कि द MR of the compound can easily be found out on the x-axis where M plus peak towards the x-axis। ठीक है, तो जो भी आपको एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिल रही है एम प्लस पीक की, वही आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अगर आपको एम प्लस पीक की वैल्यू एक्स एक्सिस पे मिल रही है 46, तो इसका मतलब आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 46। यानी जस्ट सिंपल आपने ये देखना है कि मोस्ट प्रोमिनेंट पीक ऑन राइट साइड वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वही आपके मॉलिक्यूलर, वो आपका मतलब वो क्या कहलाएगा, दैट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो यहीं से आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर पता लग जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? इसमें कोई सवाल किसी का? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है ये? सब बिल्कुल खामोश है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है जी। तो जहां पे ये कट करेगी एक्स एक्सिस को, वही आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, आपने मतलब कंसिडर कर लेना है कि दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर मास पता लग गया, ये एम प्लस पीक हो गई। अच्छा, अब एम प्लस पीक के बिल्कुल साथ, यानी यहाँ पे अगर आप देखें, इसको हम पहले यहाँ से रख दें, तो अब लेट्स से इफ दिस इज एम प्लस पीक, तो एम प्लस पीक के बिल्कुल साथ आपको एक और पीक नजर आ रही है। ठीक है, और लेट सपोज अगर ये एम प्लस पीक 46 पर है, तो आपको एक बिल्कुल स्मॉल पीक मिलेगी 47 पे। ठीक है, मतलब उससे एक यूनिट अहेड, और ये कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एम प्लस वन पीक। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एम प्लस वन पीक। यानी कि एम प्लस पीक किसे रिप्रेजेंट करती है, एम प्लस पीक रिप्रेजेंट दी मॉलिक्यूलर आइन। एम प्लस पीक मॉलिक्यूलर आइन को रिप्रेजेंट करेगी, एंड एम प्लस वन, अब अगर m प्लस पीक आ रही है कहाँ पे, 46 पे, तो m प्लस वन पीक कहाँ पे आएगी, 47 पे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक एट m प्लस वन। m प्लस वाली पीक तो आ गई मॉलिक्यूलर आयन की वजह से। अब ये जो m प्लस वन वाली पीक है ये किस वजह से आ रही है? तो बेसिकली हमें मालूम है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, आपने क्या लिया है, C2H5OH। ठीक है, इसमें तीन एलिमेंट हैं, और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है, कार्बन। और कार्बन के मुझे पता है कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो ये जो कार्बन 12 है ये मोस्ट अबंडेंट है। कार्बन 12 की अबंडेंस कितनी है, अराउंड 99% जो है ये कार्बन 12 है। और कार्बन 13 की अबंडेंस की अगर हम बात करें, तो कार्बन 13 जो है ये अराउंड 1% और 1.1% होता है। ठीक है, बाकी कार्बन 14 जो है ये ट्रेस अमाउंट में होता है, मतलब ना होने के बराबर है। तो बेसिकली ये जो आपको कार्बन 13 एम प्लस वन पीक जो मिलेगी, दिस एम प्लस वन पीक इज ड्यू टू कार्बन 13। यानी हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, जैसे स्टार्ट में मैंने आपसे बात की थी, हाँ जी, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट में बात की थी कि लेट्स सपोज इफ वी हैव 100 मॉलिक्यूल्स, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आउट ऑफ दोस 100 मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें एक कार्बन, कार्बन 12 के बजाय क्या होगा, कार्बन 13 होगा। ठीक है, एक कार्बन जो है वो कार्बन 13 होगा, और वो मॉलिक्यूल जब आके हिट करेगा डिटेक्टर पे, तो आपको पीक बजाय एम प्लस पे कहाँ मिलेगी, एम प्लस वन पे मिलेगी।
ठीक है, यानी आपके हर 100 में से एक मॉलिक्यूल में कार्बन 13 मौजूद है। कार्बन 13 की अबंडेंस क्या है? 1%। ठीक है, तो देयर विल बी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस प्रेजेंट इन द मास स्पेक्ट्रम व्हिच हैव कार्बन 13 प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि देयर विल बी small number of molecular ions present in the spectrometer which have one carbon 13 present in it। अब आप कहेंगे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 कार्बन है, दोनों अगर कार्बन 13 होंगे फिर तो M+1 नहीं होगी, फिर तो M+2 हो जाएगी। तो बेसिकली एक कार्बन की आप कह लें कि प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वही आपको इतनी स्मॉल पीक देगा। आप जैसे ये देख लेंगे, ये जो पीक है दिस इज ड्यू टू M+1, और ये M+1 पीक किसकी वजह से? एक कार्बन के 13 होने की वजह से। तो अगर 2 कार्बन 13 होंगे तो वो तो पीक हाइट और कम हो जाएगी, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी। तो वो इतनी छोटी पीक होती है कि वो डिटेक्ट ही नहीं होती। तो आपके ऑर्गेनिक सैंपल में जितने भी कार्बन एटम्स हो, ठीक है, M+1 पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि ओनली वन ऑफ द कार्बन एटम इज कार्बन 13, रेस्ट आर कार्बन 12। तो अगर 10 कार्बन एटम्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास डेकेन है, ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास सैंपल है C10H22, तो आउट ऑफ दो 10 कार्बन एटम्स अगर एक कार्बन 13 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1%। अब 2 कार्बन 13 है तो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी, तो वो इतनी छोटी पीक होगी कि डिटेक्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम एक कार्बन की बात करें तो देयर विल बी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस प्रेजेंट in the spectrometer which have carbon 13 present। ठीक है, and this will give M+1 peak। ठीक है, ये आपको क्या देगी? दिस विल गिव M+1 peak। तो ये जो M यानी आप कह लें कि M+ पीक है, दिस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर आयन M+ पीक, और M+1 पीक जो है ये कार्बन 13, और इसकी जो पीक हाइट होगी काफी स्मॉल होगी। मतलब इसका जो रेशो होगा M+, आप सिंपल ये कह लें कि M और M+1 इन दोनों पीक्स का जो पीक रेशो होगा वो अराउंड 99:1 का रेशो होगा। ठीक है, तो काफी स्मॉल पीक होगी। समझ आ रही बेटा यहाँ तक बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, आगे चल के हम एक्चुअल ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक सबको क्लियर है बात कि M+ पीक क्या है, M+1 पीक क्या है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और आखिरी बात इसमें कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये जो पीक हाइट्स का रेशो होगा ये आपको गिवन होगा। ठीक है, और इस पीक हाइट के रेशो से आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं कि द रेशो ऑफ पीक हाइट्स of M and M+1 will give the number of carbon atoms in the sample। ठीक है, the ratio of peak heights of M and M+1 will give the number of carbon atoms in the sample। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होगा कि N would be equal to, ये फॉर्मूला नोट कर लें, N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, दिस इज इक्वल्स टू 100/1.10। ये एक्चुअल परसेंटेज है। ठीक है, कि हर 100 में 1.1 जो है वो कार्बन 13 होंगे, मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ, ये अबंडेंस आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, abundance of M+1 peak divided by abundance of M+ or molecular ion peak। ठीक है, तो this will give the number of carbon atoms present in the organic compound। यानी अगर आपको दोनों पीक्स की abundance given है, ठीक है, अगर दोनों पीक्स की abundance given है, then N is equals to, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो N would be equal to 100/1.1 into abundance of M+1 अपॉन abundance of M+। अब अगर फॉर एग्जांपल ये डेसिमल में आंसर आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, बट यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बट फिलहाल आप इसको यहाँ तक ध्यान में रख लें जी। इसमें अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बेटा पूछ लें,
बाकी हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, सबको क्लियर है?